बातें विस्तार से आई। ये रवि का और बद्र साहब को जहाँ ले गए और जितना गहरा से ले गए, और प्रेमचंद क्या है ये समझने के लिए ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हमारे बंगला और इंग्लिश के साथी प्रेमचंद पर इतना बोल गए, यहाँ है प्रेमचंद ये समझने की जरूरत है। सुब्रतो दास तुमसे तमिलनाडु में, सुब्रतो दास हयात से नहीं। तो एक आदमी ने पूछा उनसे कि आपके यहाँ हिंदी में प्रेमचंद का अनुवाद हुआ है? सच्ची घटना बता रहे हैं। इसका मतलब वो लोग प्रेमचंद को अपना समझना है, हमसे पूछता है कि हिंदी में अनुवाद है ना। कहने का मतलब प्रेमचंद है। दूसरी बात जो मैं बार बार कुछ बड़े लेखकों के बारे में बोलता हूँ कि प्रेमचंद के पढ़ने वाले बहुत होते हैं। बहुत लोग डॉक्टरेट का भी डिग्री ले लिया होगा रिसर्च में, लेकिन अभी के समय उनके समाज को देखिएगा तो प्रेमचंद के जीने वाले लोग कितने। प्रेमचंद को पढ़ना और प्रेमचंद को जीना दोनों अलग अलग चीज़ है। इस कहानी की वो चर्चा कर रहे थे, सवा सेर गेहूँ, उसमें शंकर जो मर जाता है बंद है, उसमें पंडित उसको लकड़ी काटने के लिए कहता है, जो प्रेमचंद नहीं कहे, बोलते आओ इसके पहले बहुत भक्तों ने इस गांठ को काटने की कोशिश की है, जो नहीं काटा। जो उसमें प्रेमचंद नहीं कहे हैं वह है वर्ण व्यवस्था का। बहुत लोग तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, वो वर्ण व्यवस्था का। और प्रेमचंद के कहानियों में एक जगह विस्फोट है, कुछ जगह इशारे हैं, हर जगह बगावत नहीं या विद्रोह नहीं। अगर आप कला की दृष्टि से किसी कहानी को देखेंगे, किसी उपन्यास को देखेंगे, तो जो वह वर्णन कर रहे हैं और कहानी खत्म कर रहे हैं और जालिम के प्रति उस कहानी या उपन्यास में इतना घृणा पैदा हो जाए, वो है उस कहानी की सफलता। न कि पत्थर मार देना या अमिताभ बच्चन की तरफ घूम के किसी को फैट लगा देना। कहने का गर्व ये है कि अल्प संतुष्टि भी खतरनाक होता है। जैसे यूनियन में होता है ना, 10 रुपया दे दिया खुश हो गए, लेकिन मामला कहाँ है उस पर हम खुश नहीं हो रहे। समाज का जहाँ तक है, प्रेमचंद के जमाने का समाज है, और प्रेमचंद को देखने के लिए किसी भी साहित्य का, प्रेमचंद के अध्यक्षीय खुतबा में है, बहुत सारा चीज है, प्रेमचंद के महाजनी सभ्यता में है। प्रेमचंद का जो नजर था, अभी एक शब्द खाली बोल देते हैं, वो लिखते हैं कि सांप्रदायिकता हमेशा संस्कृति के नकाब में है, उसकी अपने शकल में आने में लज्जा महसूस। बोली आज है कि नहीं? प्रेमचंद जो उस समय का है, आज वो है कि नहीं? तब भी देखा था, अब भी देख। मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदान में होरी मरता है, प्रेमचंद क्या कहते हैं? होरी नहीं मर रहा, अपने से उसका व्याख्या है, वो भारतीय किसान की मौत। धनिया पछाड़ खा के गिरती, वो धनिया नहीं गिर रही, बात माता पछाड़ खा के। आज देखिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तब भी हमको क्या था? यीशु, माधव, होरी, धनिया, जितने लोग, इनका संघर्ष आज जरूरी है कि नहीं? हम राजनीतिक कार्यकर्ता है भाई, ज्यादा लाग लपेट में नहीं हो। जो किसान ने 3 कानून बना, 750 किसान मर गए। ये भारतीय किसान की मौत नहीं है, और उनके मरने पर उनकी धनिया पछाड़ नहीं खाई होगी। आज के समय को देखने के लिए जरूरी है कि आज कहाँ है। पहले से ज्यादा अमानवीय मेरा कहना है। प्रेमचंद भारतीय समाज की विशेषता ये है कि इसका विकास आध्यात्मिक तरीके से हुआ है, इसका विकास वैज्ञानिक तरीके से नहीं।
हालांकि बहुत लोग आए, बहुत लोग आए, कबीर आए, जो ये आए वो आए, रविदास आए, बुद्ध भी आए। और साहित्य पर देखने के लिए बुद्ध का नाम याद आ गया तो हम बता दें। जरूरी नहीं है बोले तो क्षमा के साथ कि जो भोगा हुआ है चेतना के अभाव में उसको व्यक्त नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध राजा थे और दुख उसके पहले बहुत लोगों ने भोगा था, दुख देखा भी था, लेकिन बुद्ध ने ही क्यों कहा कि दुख है तो दुख के कारण है, दुख के कारण है तो दुख के निवारण है। वो चेतना का लेवल कहाँ है? आज अगर किसी स्त्री को मर्द पीटता है, दूसरा कोई बोलता है चलो उसके खिलाफ FIR कर रहे हैं, तो बोलते हैं वो है ना हमको खाना दे। चेतना वहाँ है। चेतना संपन्न लोग चीजों को देखते हैं और कहाँ से खड़े होकर देखते हैं। मामला यहाँ मामला साफ है। आप नागरमल, डोगरमल, लोथमल, जोतमल की पीड़ा से पीड़ित हैं या गोवर्धन और धनिया के पीड़ित से पीड़ित हैं, तब आपके साहित्य के लेखन में उधर की बात आएगी। साहित्य ऐसे तो उपजता नहीं, साहित्य धरती के गर्भ से निकलता है, समाज के गर्भ से निकलता है। अब पुराने जमाने में देखिए, अकबर के टाइम में तुलसीदास भी थे और ये रहीम भी थे। जो समाज का दौर होता है उसमें बहुत ही फायदा लेता है। लेकिन के जमाने में गोरकी भी थी, जो हम मजदूर क्रांति हुई। और मेरा दरखास्त है कि गोरकी का ये माँ को पहला पन्ना आप पढ़िए और किसी कारखाने गेट पर चले गए, आपको अगर पूरा दृश्य नहीं दिखे तो बोलिए, लगेगा कि आदमी ईंधन की तरह जा। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय और युगबोध जो होता है ना, बहुत से बड़े महापुरुषों अपने समय से आगे नहीं दिखा। अरस्तु बहुत बड़े दार्शनिक थे, गुलाम के पक्ष में क्या लिखे है ना, नहीं लिखे। तो दार्शनिक होना, अपने समय से आगे जाना बहुत मुश्किल काम है। फिर बुद्ध के नागसेन प्रश्न की चर्चा कर देते हैं। वो नदी में पांव रखता है तो नागसेन प्रश्न पूछता है कि क्या राजन, यही पांव है, वही पानी है जिसमें आपने पांव रखे? तो उसको एक्सप्लेन करता है, नहीं वो पानी नहीं, वो पानी तो बह गया है, वो तो धारा हो। समय को पहचानना, जैसे नदी में डुबकी लगाते हैं और दूसरी डुबकी भी लगाते हैं, तो पहला जो डुबकी लगाते हैं समय को वैसे पकड़ सकता है और वही पकड़ सकता है समय को ठीक से जो बाद तक रहेगा। प्रेमचंद की रचना आज ग्रामीण जीवन पर ही, राजनीति पर ही, स्वतंत्रता आंदोलन पर ही, समाज पर ही जो है आज भी उसी तरह प्रसंग है। और दूसरे लोगों की पुराना भी बोल देते हैं। कबीर तो अनपढ़ आदमी थे, उनकी रचना आज प्रासंगिक है कि नहीं? जब वो लिखते हैं, जो तू बावन बावनी जाया और राहे काहे नहीं आया, जो तू तुतनी कहाया पेटे सुन्नत क्यों न कराया। ये अंधविश्वासियों पर प्रहार है कि नहीं? वो भौतिकवादियों के बारे में भी लिखते हैं कभी कि जीव बिना शिव नहीं, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना सफल, जिंदगी के बिना कुछ नहीं। जिंदगी में एक मित्र मेरे बोल रहे थे जीना है क्रांति के लिए। मैंने कह दिया यार, क्रांति जीवन के लिए हो तब बात है। तो जिंदगी, इसी को प्रेमचंद ने अपने भाषण में कहा, उर्दू में उसका शब्द है कि अदब बराए अदब, माने कला के लिए या अदब बराए जिंदगी। तो जो लोग साहित्य को, संस्कृति कर्म को जिंदगी से देखना चाहते हैं, उनके लिए प्रेमचंद। और जो लोग मनोरंजन, पहले भी थे, मनोरंजन के दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो उनके लिए रानू गुलसंदा ये सब भैया थे। रात में नींद आने के लिए, दिमाग में झटका खाने के लिए नहीं। प्रेमचंद की रचना को पढ़िए और सोचिएगा तो हर रचना में कोई न कोई झटका है और संघर्ष भी है। वो चर्चा कर रहे थे सूरदास का। सूरदास जब हार जाता है तो
पूछता है कि बाबा तुम तो हार गए, बोला फिर लड़ेंगे, फिर हार जाओगे, बोला फिर लड़ेंगे, फिर हार जाओगे तो फिर लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक जीतेंगे। और उसमें एक शब्द है, वो शब्द है कि जमींदार और पूंजीपति अपने खिलाड़ियों के साथ मिल के खेलना सीख गए। जिस दिन हम भी अपने खिलाड़ियों के साथ मिल के खेलना सीख जाएंगे, हम जीतेंगे। प्रेमचंद तो उस ओर इशारा करते हैं। प्रेमचंद 32-33 में हथभागा किसान लेख लिखते हैं। प्रेमचंद को इस दृष्टि से देखना चाहिए। और लोग बोले कि हम पैदा लिए नंगे थे, हाफ पैंट पहनते थे, अब फुल पैंट पहनते हैं। तो आदमी जब समाज में आता है चेतना का, प्रेमचंद पक्का ईमानदार था। शुरुआती दिनों में कायस्थ परिवार के लोग आर्य समाज से प्रभावित होते थे, जो पढ़े लिखे थे। उसके बाद वो प्रभावित हुए गांधीवाद से, और फिर उनको लगा कि गांधीवाद सफिशिएंट नहीं है। तब प्रेमचंद ये आदर्शवाद की ओर आए, और आदर्श में यथार्थवाद की ओर आए, और इतना साफ साफ कह दिया कि हम बोल्शेविक के कायल हैं, जिसने महाजनी सभ्यता को नष्ट किया है। तो प्रेमचंद व्यक्तिगत तौर पर जैसे जैसे समाज बदला वैसे वैसे ईमानदार है। और प्रेमचंद को याद करना बहुत आसान काम नहीं है, पढ़ना भी आसान नहीं। हम लोग जब भी मौका मिलता है पढ़ते हैं तो हर बार कुछ नया सीखते हैं। ऐसे बहुत कम कहानीकार होंगे, एक बार पढ़ के फेंक दिया उनका भाषण हो गया, लेकिन हर बार देखिएगा, उसमें बारीकी से सोचिएगा। और साहित्य में भीष्म कहते थे कि साहित्य में विचार दाल में जीरे की तरह। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में कहीं भी समाजवाद, साम्राज्यवाद, दुनिया संसार की ढंग की शब्दावली का प्रयोग नहीं किया। साधारण शब्दावली में, आम भाषा में उन्होंने जो प्रयोग किया उससे चीजें निकल के आई। और अंत में हम बोले कहाँ से बोल रहे हैं। प्रेमचंद का मेरे लिए तो हम समझते हैं बद साहब तो उर्दू में पढ़ाते भी हैं, वो कोर्स में पढ़ाते हैं। प्रेमचंद का खुतबा, सदारती खुतबा, और जो सदारती खुतबा सज्जाद जहीर के साथ लिख रहे थे, सज्जाद जहीर ने कहा लिखिए, तो उसका इंटरेस्टिंग वाक़या बता देते हैं। तो पहले वो गहन उर्दू में लिखे, तो सज्जाद जहीर को दिखाए ये हमको खुतबा पढ़ना है, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत भारी उर्दू है। तो कहा कायस्थ का बच्चा हूँ, लिखूँगा तो डट के लिखूँगा। फिर उन्होंने ये खुतबा लिखा, सदारती खुतबा। उसको कहा कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रेमचंद के पहले जो था लेखक लोग थे, छायावाद था, निराला को काट के देख लीजिए, जिसको परसाई ने अपने रचना में लिखा है कि जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो हमारे कवि कलावादियों के बारे में लेख ऐसे थे कि सूर्य के किरणों का नर्तन पत्ते पर देख, यहाँ जुल्म हो रहा है, आप सूर्य के किरणों का नर्तन देख रहे हैं। तो जो छायावाद का दौर था, उसके बाद का दौर था, तो उससे हट के जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उनका सदारती खुतबा हुआ, तो वहाँ से प्रेमचंद ने साहित्य के सौंदर्य शास्त्र को नए ढंग से परिभाषित किया, और तब से आज तक सिलसिला है। वो सौंदर्य शास्त्र पर हम इसलिए कहना है कि उन्होंने भाषण में हो सकता है एक आध शब्दावली इधर उधर हो, तो साहित्य के सौंदर्य पर उन्होंने कहा कि तुम इतर में नहलाई हुई किसी बेवफा के बेवफाई पर कब तक रोना रोती थी। खेत के मेड़ पर खेत के मेड़ पर दूध में बच्चे को रखकर
कि खिलाती धूप में उस महिला में तुम्हें सौंदर्य दिखाई देता है। और तब उन्होंने कहा कि हमें हुस्न के मेयार को बदलना हो। उसी में उन्होंने कहा कि सब चीज़ सबके लिए सुंदर नहीं है। आषाढ़ के महीने में लालिमा सुंदर लगता है, लेकिन किसान के लिए अकालमत होता है। कोई चीज़ किसी के सुंदर है, किसी के लिए असुंदर हो सकता है। जो चले गए बोले ना वर्ग चेतना की बात, तो कभी भी प्रेमचंद ने वर्ग संघर्ष वर्ग चेतना की बात नहीं कही, लेकिन किसके लिए सुंदर और सुंदर है वो वर्ग चेतना उसमें है कि नहीं। वर्ग संघर्ष पहले भी था, आज भी है, वो है कि नहीं। प्रेमचंद ने उसी में उन्होंने कहा साहित्य वो जो सुलाए नहीं, कहा कि ज़्यादा सोना मौत की अलामत है। कुछ लोग रानू फानू का उपन्यास सोने के लिए पढ़ते कि ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, नींद आ जाए। आज भी है लोग मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए साहित्य है। इसलिए भारतीय समाज का आज़ादी के आंदोलन का, आज़ादी के पहले के भारत का समझना है तो उनकी रचनाओं से समझ सकते हैं। 36 में प्रलेस की स्थापना हुई, 36 में किसान सभा की स्थापना हुई, और ये हुआ है सेवा सदन में। उसके पहले उन्होंने किसान सभा का ऑफिस खुलवा दिया था अपने उपन्यास में। जो कहते हैं ना कि हम आगे चल रहे हैं, तो चेतना के लेवल पर प्रेमचंद पहले किसान के बारे में आगे किसान सभा का निर्माण कर दिया है, सेवा सदन।